जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम जेपीएससी में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच के बारे में बता दूं। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सारे एग्जाम्स के। यूपीएससी के सारे एग्जाम्स हैं, इसके अलावा स्टेट पीसीएस के भी, और ये टॉपिक वाइज होंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो काफ़ी बढ़िया फीडबैक रहा है और वैलिडिटी 1 साल की रहती है। इंक्वायरी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो झारखंड पीसीएस के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं। उम्मीद है आपने इन्हें कवर किया होगा। आप तरीका जानते हो, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। 4 स्टेटमेंट है, मैं जूम इन कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। आपको बताना है कौन कौन से ट्रू हैं इसमें। ये इसके ऑप्शन हैं, ट्रू या फॉल्स, जो भी आप देख लो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। पहला कह रहे हैं लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री। दूसरा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का टाइम लेग है। तीसरा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। और चौथा जो टाइम अलोंग है द स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसे हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं इंडिया का। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये मेंशन है। बड़ा ही आसान सवाल है। इंडिया जैसे कि आप जानते हो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। और अगर हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि फिगर में भी इन्होंने बता रखा है इनफैक्ट कि जो लेटीट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेनलैंड का, वो 30 डिग्री का है। और इस फैक्ट के अकॉर्डिंग भी ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो अपीयर्स होता है, यानी ऐसा दिखाई देता है कि स्मॉलर है देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लेग ऑफ 2 आवर। तो 2 घंटे का टाइम लेग है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। यानी अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है लेट सपोज अरुणाचल में, तो 8 बजे होगा गुजरात में। ये 2 घंटे का टाइम गैप है। ये इसी वजह से यहाँ पे कहते हैं जो टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट है हमारा, ये मिर्ज़ापुर से पास होता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसे हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं पूरी कंट्री का, कहीं ना कहीं तो लेना है। तो जो बीच में पास होता है ना, अप्रॉक्स 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, उसे हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं पूरे कंट्री का। और जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को। ये तो हमने पढ़ा ही है किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ो तो ये कह रहे हैं कि जो लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेनलैंड का अराउंड 30 डिग्री है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से स्टेटमेंट लिफ्ट किया गया। तो पहला सही है। अगर पहला सही है तो ये ऑप्शन हट जाता है। फिर दूसरा कह रहे हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का टाइम लेग है। तो 2.5 नहीं, 2 घंटे का टाइम लेग है ना। ये आप देखो 2 घंटे का टाइम लेग है। और अगर 2 घंटे का टाइम लेग है देन दैट मीन्स जो सेकंड है वो गलत है। सेकंड गलत है तो ये भी हट गया, है ना। बस ए और बी बचे। तीसरा कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये आप देखो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो तीसरा सही है। तो अगर तीसरा सही है तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फॉल्स दे रखा है। तो दैट मीन्स चौथा भी सही हो जाता है। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन टेकन स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। तो ये तो आप जानते हो स्टैंडर्ड मेरिडियन के अलोंग जो टाइम है उससे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं इंडिया का। ये देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट साफ तौर से उठाई गई है। तो इससे साबित होता है अगर आप झारखंड पीसीएस के लिए या किसी दूसरी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज को आप स्किप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी सिविल सर्विस में हमने देखा है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, कोई नई बात नहीं है, और बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी बहुत ही थोरोली हमने कवर करा है हमारे बैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलुवियल सॉइल के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहा है जो इनका सैंड कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दूसरा कि ये भांगर और खादर के रूप में होते हैं। तीसरा, ये जो सॉइल है वो अराउंड 40% कवर करता है हमारे देश की टोटल एरिया का। और चौथा कह रहे हैं ये जो सॉइल है वो पोटास में तो रिच होता है बट फॉस्फोरस में पुअर होता है। तो अगर आप हमारे बैच स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमने सॉइल्स के बेसिक को पहले समझा था बैच में। एनसीईआरटी में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई थी, और ये लिख के बताया था कि एलुवियल सॉइल का मतलब जलोढ़ मिट्टी होता है। और ये जो सॉइल है वो अराउंड 40% एरिया हमारे देश का कवर करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है कि 40% एरिया कवर करते हैं, ये सही हो जाता है। तो अगर तीसरा सही है तो देखो ये भी हट गया, ये भी हट गया। बस हमें फोर्थ वाला चेक करना है कि ये रिच होते हैं पोटास में और पुअर होते हैं फॉस्फोरस में। तो अगर आप ये लाइन भी देखो तो ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे आप आगे पढ़ोगे, दे आर जनरली रिच इन पोटास बट पुअर इन फॉस्फोरस। मैंने रेड हाइलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया वो भी आप देख लो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये पढ़ो आप, है ना। एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी टू क्ले दे आर जनरली, है ना। सीडीएस में पूछा है ना इन्होंने कि क्या होता है। तो मैंने आपको पूरा लॉजिक बताया कि भाई क्यों पोटास में ज़्यादा होता है फॉस्फोरस में कमज़ोर होता है। पूरा लॉजिक बताया है कि पोटास में इसलिए रिच होता है क्योंकि ये डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से बनता है, जो रिवर्स के द्वारा लाया जाता है। और फॉस्फोरस इसलिए क्योंकि ये रिलेटिवली इमोबाइल होता है सॉइल में जल्दी नहीं घुल पाता है। तो फ्रीक्वेंट वाटर मूवमेंट के कारण, क्योंकि नदियों से तो जब बालू आ रहा है जलोढ़ मिट्टी में तो काफ़ी बह जा रहा है, तो इस वजह से फॉस्फोरस जो है वो वास अवे हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। देखो मैं लॉजिक के साथ बताऊं ताकि आपको याद रहे, ऐसे तो रटने को फिर अदरवाइज चीज़ें हो जाती है ना। और बहुत सारे सवाल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमने
85 क्वेश्चन राउंड करे थे सॉइल्स के ऊपर। आप देख सकते हो कोई ऐसा पेपर नहीं है जहाँ पे सॉइल्स के ऊपर, मिट्टियों के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये CAPF में देखो पूछा गया पोर्टजोलाइजेशन वगैरह, ये NCERT मेंशन नहीं है तो इसको मैंने अलग से नोट्स बना करके पढ़ाया। आप देखो है ना, कैल्सिफिकेशन पोर्टजोलाइजेशन पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं NDA CDS में, बट ये NCERT में नहीं है। तो कुछ चीज़ें NCERT में नहीं होती है तो उन्हें हमें एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है। ये वाला सवाल है एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, हिस्टोसॉल वगैरह, तो ये भी सॉइल्स के अंदर ही आता है। और ऐसे सवाल सिविल सर्विस में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये देखो आप सारे सवाल है ना, मैंने आपको वो पूरा फोटो के साथ समझाया है, बांगर खादर तराई वगैरह कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। तो खैर अभी यहाँ पे आंसर तो समझ आ गया हमें कि मेरे ख्याल में आंसर जो है बिल्कुल D सही है, क्योंकि देखो पोटास में रिच है, फॉस्फोरस में वीक है। और अगर आप 4 बस चेक करते हो तो 4 बस इकलौता ऑप्शन D है, बस उसी में है। तो इस वजह से ऑप्शन से भी क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, पूरा पढ़ने की नीड भी नहीं है अगर आप कंप्लीटली श्योर हो तो। बाकी एक्सप्लेन करने को कुछ खास है नहीं। भंगार खादर आप जानते हो, भंगार का मतलब होता है ओल्ड, तो ये ओल्ड सॉइल्स हैं भांगर वाली, और खादर जो वो न्यू फॉर्म ऑफ डिपोजिशन है। और ये 40% मतलब समझो सबसे बड़ा जो एरिया ना वो एलुवियल सॉइल ही कवर करते हैं। और ये वेस्ट ट्विस्ट जो है इनका सैंड कंटेंट कम हो जाता है, बड़ा ही लॉजिकल है। जब नदियाँ वेस्ट ट्विस्ट बह के आती हैं तो सैंड धीरे धीरे कम होता जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये 80+ क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, खराई केमल्स के बारे में करेक्ट बताना है। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ज़रूर पढ़ना और अटेम्प्ट करना, और ये इसमें आपको करेक्ट बताना है। पहला कह रहे हैं कि ये देखो सिविल सर्विस में भी खराई केमल पे सवाल आया था, है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। तो ये समुद्र में 3 किलोमीटर तक कैपेबल है स्विमिंग के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, मान लो आपने कभी नहीं पढ़ा खराई केमल के बारे में, पर ये आप देखो तो इन्होंने क्या कहा है, कैपेबल है, योग्य है। तो थोड़ा स्टेटमेंट में जेनरिक बनाता है, ये सब मैंने आपको बताया है ट्रिक्स वाले वीडियो में। दूसरा कह रहे हैं इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव, मतलब मैंग्रोव खा के जिंदा रहता है। तीसरा इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, लोग तो टाइगर को भी डोमेस्टिकेट कर देते हैं, तो बड़ा ही एक्सट्रीम बन जाता है ना स्टेटमेंट। तो इस वजह से जो तीसरा है वो गलत है। जैसे आप तीसरा हटाओगे ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक रखो तो सॉल्व हो जाता है। बाकी अगर यहाँ से आप ये सीख जाते हो कि जो खराई केमल है मैंग्रोव खाते हैं, तो मैंग्रोव वाले एरिया में रहते हैं ये मोस्टली। अगर ये आप सोचो कि लद्दाख में तो मैंग्रोव है ही नहीं, तो 1 को आप हटा दोगे तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर क्या आ गया B। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन रेप्लिका आएगा, बट अगर आप थोड़ा दिमाग खोल करके सोचोगे तो PYQs काफ़ी हेल्प करते हैं, है ना। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो कह रहे हैं ये खारा वर्ड से आया है, खारा का मतलब सेलाइन होता है, तो ये बात सच है, खारा वर्ड से खराई आया है। और यहाँ से हम समझ पा रहे हैं जिन एरियाज़ में खारे वाले एरियाज हैं जो खास तौर से, उनमें ये खराई केमल देखने को मिलते हैं। तीसरा कह रहे हैं दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस इन सी टू रीच देयर ग्रेजिंग एरिया, तो अभी तो हमने ये पढ़ा कि हाँ ये लंबी दूरी तक तैर पाते हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्हें हम पहले सिल्क रूट एरिया में यूज़ करते थे, तो ये एक बात गलत है। देखो सिल्क रूट एरिया वाला लोकेशन अगर हमें पता है तो हम समझ पाते हैं कि ये साफ तौर से गलत है। उसमें बैक्टीरियन केमल यूज़ होता था, है ना, सिल्क रूट वाले एरिया में बैक्टीरियन केमल यूज़ होता था। तो ये देख लो आप थोड़ी इमेज, ये है खराई केमल, है ना। और ये देखो इस तरह से ये तैरते हैं। तो जो खराई केमल है ये इनके बारे में मैं कुछ बातें बता दूं, अगर इन केस वो रिपीट करते हैं। पहली बात तो ये कि ये कोस्टल गुजरात यानी जो कच्छ वाला जो रीजन है ना, कोस्टल गुजरात जो कच्छ वाला रीजन है, इनमें ये मेजरली देखने को मिलते हैं। और इन्हें स्विमिंग केमल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये तैरते हैं, तैर पाते हैं ना, तो ये बड़ी ही खास बात है इनकी। और ये सलाइन एनवायरनमेंट में यानी वैसे एरिया जो काफ़ी खारे हैं वहाँ पे ये अडॉप्ट कर जाते हैं और मैंग्रोव में फीड करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि मैंग्रोव में मेजरली फीड करते हैं। मैंग्रोव वाले लोकेशन से भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद खारा वर्ड से डेफिनेटली आया है ये टर्म, ये नाम खराई मतलब खारा यानी साल्टी सैलाइन वाले एरियाज़ में, तो ये इनके हैबिटेट को दिखाता है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस में स्विम कर पाते हैं अपने ग्रेजिंग एरिया तक पहुंचने के लिए। और सिल्क रूट वाले जो बात करें तो वहाँ पे बैक्टीरियन केमल यूज होते हैं जो कोल्ड डेजर्ट में बेसिकली यूज़ होते थे, है ना। खराई केमल कोस्टल होते हैं, ये सिल्क रूट वाले ट्रेड में नहीं यूज़ किए गए हैं, तो कोस्टल है। ये मैंने ऊपर तो लिख ही दिया, कोस्टल गुजरात में पाए जाते हैं। सो सिल्क रूट में बैक्टीरियन केमल है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। तो नेशनल पार्क वगैरह पे मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवाए थे, और जस्ट अ सेकेंड मैं दिखा देता हूँ ये आपको, है ना। ये आप देखो सारे नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ाए थे, और उसका ये भी बताया था कि ओरिजिन कहाँ से है, साइज है ना, ये बैच का है। हमने स्टेट वाइज लिस्ट भी देखी थी नेशनल पार्क की, और मैंने बहुत सारे नेशनल पार्क आपको करवाए थे 2025 के अकॉर्डिंग। पापी कोंडा, राजीव गांधी, है ना, ये सारा उम्मीद है आपको याद होगा। कुछ ट्रिक वगैरह भी बताई थी और ढेर सारे सवाल भी हमने करे थे। और मैंने आपको टाइगर रिजर्व भी पढ़ाया था दोस्तों,
है ना। और टाइगर रिजर्व में देखो बहुत सारे नाम हैं, बट याद हो जाते हैं जब PYQ से करते हैं और इमेजेस से कवर करते हैं तो। और क्वेश्चंस पे अब चलते हैं, क्योंकि मेन पार्ट वही है ना, वहाँ से चीज़ें याद हो जाती हैं, समझ आता है कि वो बार बार क्या पूछ रहे हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी हमने एक ही साथ कवर कर लिया था। हाँ ये देखो सवाल, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो समझ नहीं आता कितना याद करें। तो थोड़ा PYQs कर लोगे ना तो मेजर वाले आप याद कर लोगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो काफ़ी ज़्यादा है ना। ये देखो आप, जम्मू कश्मीर पीसेस में रिसेंटली पूछा गया, काजीरंगा, मानस रण ऑफ कच्छ, वेस्टर्न घाट, इसमें पूछ रहे यूनेस्को का कौन कौन सा पार्ट है। तो ये सारे सवाल भी हमने करे थे कि यूनेस्को में क्या क्या शामिल है ना। देन इसके बाद पिन वैली, राजा जी, है ना, अक्सर पूछे जाते हैं ये सब सवाल। और इसी में अगर हम देखें तो डिब्रू सैखोवा है ना, तो ये देखो डिब्रू सैखोवा मैंने लिस्ट बना करके आपको लिखवाया है, और ये पेपर में पूछे भी गए हैं पहले, है ना, सारे ही पूछे गए हैं ऑलमोस्ट, बहुत सारे सवाल जो पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी असम। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है, कुछ इसमें खास बताने को नहीं है, पर आप थोड़ा ये मैप देख लो, कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो असम है, असम के अंदर ये डिब्रू सैखोवा का लैंडस्केप है, और ये है अपना नेशनल पार्क, है ना, मैप में आप देख सकते हो साफ तौर से। और ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और ये असम वाला पार्ट है, और भी डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया, मगुरी, है ना। और इसमें अगर आप देखो तो यहीं पे सामने में आपको दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। तो दिहिंग पटकाई भी असम में है, ठीक है। दिहिंग पटकाई कहाँ है, असम में, याद रखना। को मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दिहिंग पटकाई के बारे में। ये हमने, अच्छा ये डैश दे करके इन्होंने लिखा होगा इसलिए, अलग से भी पूछा है इन्होंने पटकाई वगैरह के बारे में। हाँ ये देखो, ये रहा, है ना, स्पेलिंग थोड़ा इन्होंने इस तरह से लिखा था। तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है, और सिखना ज्वालो, ये भी याद रखना ना, डिसेंट का है सिखना ज्वालो। इसके अलावा रेमोना हो गया, ओरांग हो गया, नामेरी, ये ऑरेंज नहीं है, ओरांग है, ठीक है। और इसके बाद मानस है, काजीरंगा है। तो ये आपको याद होने चाहिए कि ये हमारे असम के नेशनल पार्क हैं, ठीक है, असम के नेशनल पार्क हैं। बाकी एक बार मैप में दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अंडमान एंड निकोबार, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, हाँ ये रहे असम के, है ना। ये देखो आप, इसमें रेमोना है, मानस है ना। और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ओरांग नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, और ओरांग टाइगर रिजर्व भी है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी और भी कुछ कुछ हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो काजीरंगा तो है ही, इसके अलावा दिहिंग पटकाई है ना, दिहिंग पटकाई है, नेशनल पार्क भी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक और है देखो, होलंगापर गिबन, है ना। तो ये होलंगापर गिबन एक खास तौर से गिबन की प्रजाति है, तो इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नामबोर है ना, ईस्ट कार्बी आंगलोंग है, मरात लोंगरी है। तो इतने तो आप याद नहीं कर सकते, बट मेजर वाले याद कर सकते हैं ना, जैसे दीपोर बिल हो गए, पवित्रा हो गया, ये पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया को 2 हाफ्स में, यानी 2 भागों में। दूसरा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री को 2 हाफ्स में, मतलब ये इंटरनेशनल बाउंड्री को 2 हाफ में। तीसरा कह रहा है मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन जो है ये लाई करता है अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और चौथा कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी वैसी लाइन जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को जोड़ रही हैं, यानी ये 2 पॉइंट्स ये लाई करती हैं टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में ये लाई करती हैं। आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जुड़ा हुआ। देखो पहला जो कह रहा है ना कि इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड करती हैं, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है ना। अप्रॉक्स 2 पार्ट में ये डिवाइड करती हैं, तो इस हिसाब से पहला सही है ना। सभी को पता है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने को है नहीं। तो अगर आप 1 देखो तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब बस हमें 2nd और 4 चेक करना है। 4 में आप देखो कह रहे हैं जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ना ये नॉर्थ में है, तो ये देखो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, है ना। और जो 2 पॉइंट है ये देखो ईस्टर्न वाला सबसे नॉर्थ में है, तो यही समझ आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है इसका नॉर्थ है, ये सबसे हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट देखने को मिलता है। तो पहला और चौथा सही है, तो आंसर डी है। बाकी 2nd और 3rd इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया की बाउंड्री तो खुद में काफ़ी इरेगुलर है, तो टॉपिक तो बाइसेक्ट करता ही नहीं इंटरनेशनल बाउंड्री को सिमेट्रिकली, तो हिसाब से ये गलत है। और इसमें ये कह रहे हैं मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन जो है वो लाई करता है अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी गलत है ना। ये वाइडेस्ट स्पेन जो है वो स्लाइटली नॉर्थ में है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो बड़ा ही आसान सवाल है ये, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। NCERT में मेंशन है और सबने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है इसे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टेट शेयर्स विद बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब मैं मैप आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको ये खुद से सॉल्व करना है। तो अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी है तो बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। म्यांमार और बांग्लादेश वाला जो रीजन है वहाँ से आप आइडिया लगा के समझ सकते हैं। इसका आंसर मिजोरम है। देखिए अब मैं मैप दिखा देता हूँ, ये वाला देखो हिस्सा मिजोरम है ना, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन एज। तो बताओ फिर इसका क्या आंसर होना चाहिए। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, इसी तरह से ये चारों को सफल करके दे रखा है इन्होंने। तो ये भी एनसीईआरटी में, अपनी 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने बता रखा है कि प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, इसे हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डेक्कन प्लेटू में ही हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है वेस्ट में और ईस्टर्न घाट है ईस्ट में, सतपुड़ा, मैकाल और महादेव हिल्स है नॉर्थ में। वेस्टर्न घाट जो है इन्हें अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो ये अपना जो वेस्टर्न घाट है ना, इसमें हम महाराष्ट्र वाले रीजन में कहते हैं कि ये सह्याद्री है। देन नीलगिरी कहते हैं कर्नाटका में, है ना, कर्नाटक तमिलनाडु में। और अन्नामलाई हिल्स और कार्डेमम हिल्स कहते हैं केरला में, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो क्या आएगा, सबसे पहले सह्याद्री आना है, फिर नीलगिरी। तो इसमें आप देखो तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, बस ये 2 बचे। और इसमें अन्नामलाई है और कार्डेमम है। तो कार्डेमम देखो सबसे साउथ में है, केरला वाले रीजन में हम कहते हैं कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ, है ना। तो इस हिसाब से जो डी है वो भी गलत हो जाता है, कार्डेमम सबसे साउथ में आएगा। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, है ना, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड देन कार्डेमम। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 69 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। कौन अरब सागर में नहीं गिरती है, कृष्णा, साबरमती, तापी या नर्मदा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लूनी हो गया, लूनी तो खैर वो कच्छ के रन में चली जाती है, बट साबरमती, माही, नर्मदा, तापी वगैरह कौन से अरेबियन सी में गिरती है क्या। तो इसका जवाब है यस, अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये जो कृष्णा है, साबरमती है और जो तापी है, नर्मदा है, इनमें से अगर हम देखें तो जो साबरमती है, जो तापी है और जो नर्मदा है, ये तीनों अरेबियन सी में गिरती हैं। बट जो कृष्णा है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। तो इस हिसाब से जो पहला है वो गलत है। रिवर्स पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं बैच में टॉपिक वाइज, है ना। तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ईजी नेचर के हैं तो इन पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये आप मैप देख लो, लूनी है, ये साबरमती है, माही है, नर्मदा है और तापी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। मैंगो सावर आर कॉमन फेनोमिना इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मैंगो सावर के नाम से जाने जाते हैं, कॉमन फेनोमिना कहलाते हैं ये। तो किस स्टेट में है। इसका आंसर जो है ना केरला एंड कर्नाटक है। तो एनसीईआरटी मेंशन्ड है, तो इसमें कुछ खास बताने को नहीं है। तो ये देखो आप, स्ट्राइकिंग फीचर जो है हॉट वेदर सीजन का वो लू है। ये स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड्स है। लू के बारे में तो बताने की नीड ही नहीं है, अब लू वाले दिन आने वाले हैं। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, है ना। और डायरेक्ट एक्सपोजर से क्या होता है, इवन प्रूव टू बी फैटल यानी जानलेवा साबित हो सकते हैं। डस्ट स्टॉर्म बहुत कॉमन है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। ये जो स्टॉर्म है टेम्प्रोरी रिलीफ लेके आते हैं एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स, ऑफन अकम्पनीड बाय हेल। तो हेल के साथ ही आते हैं। वेस्ट बंगाल में इन्हें हम काल बैसाखी कहते हैं। और टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन प्री मानसून सोवर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटक। यानी समर सीजन के एंड तक हम देखते हैं कि प्री मानसून सोवर यानी मानसून से पहले वाली हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी वाली बारिशें हैं वो केरल और कर्नाटक में खासतौर से देखने को मिलती हैं। इससे जो आम है वो पक जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं, जिन्हें मैंगो सावर्स के नाम से जानते हैं। तो केरला एंड कर्नाटक इज द बेटर ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन्स ऑफ हैविंग एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ नाम से समझ आ रहा है ये ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज में होंगे जहाँ पे ड्राई रीजन होगा, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और यहाँ पे आप देखो रेनफेड फार्मिंग को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन इनटू ड्राई लैंड एंड वेटलैंड। तो 2 कैटेगरी है यहाँ पे, 2 कैटेगरी है फार्मिंग के अंदर ही, रेनफेड फार्मिंग के अंदर ही। कौन कौन सी। तो रेनफेड फार्मिंग में 2 कैटेगरी में, पहली कैटेगरी है ड्राई लैंड और दूसरी है वेटलैंड। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ड्राई लैंड फार्मिंग है ना, ये लार्जली कन्फाइंड है उन रीजन में जहाँ पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, वैसे क्षेत्र में, वैसे एरियाज में जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से कम है, यानी बहुत ही थोड़ी सी बारिश में ये फसलें उग जाती हैं। और इनमें कौन कौन से नाम हैं। तो इनमें आप देखो रागी है, बाजरा है, मूंग है, ग्राम है और गुआर है, जो कि फॉडर क्रॉप है मेजरली। अब ये नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे कौन कौन से फसलें हैं मेजरली जो कम बारिश में सर्वाइव कर जाती हैं, जैसे रागी, बाजरा, मूंग वगैरह,
है ना। वेटलैंड फार्मिंग हम देखते हैं कि इनमें जो मिट्टी की नमी है ना वो ज़्यादा है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो इनमें फ्लड वगैरह भी आ सकते हैं, सॉइल इरोजन के हजार्ड आ सकते हैं। तो ये वाटर इंसेंटिव क्रॉप होते हैं, मतलब इनमें काफ़ी बारिश चाहिए, वाटर इंटेंसिव होते हैं। जैसे राइस, तो राइस जो धान की खेत है उनमें घुटने भर पानी तक रिक्वायरमेंट होती है, जूट, शुगर केन वगैरह, है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 75 से कम होना चाहिए। PYQ में भी कई बार पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। एंड में आप बताना क्या एक्यूरेसी रही। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर 2011 सेंसस इंटर स्टेट फीमेल माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इन इंडिया फॉलोड बाय द सीक्वेंस ऑफ। तो 2011 सेंसस का हमें यूज़ करना है, बताना है फीमेल माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, रूरल टू अर्बन में, फिर अर्बन टू रूरल, फिर अर्बन टू अर्बन, या रूरल टू रूरल। तो ये मैप में दे रखा है इन्होंने मेजरमेंट पूरा अच्छे से कि किस तरह से इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हो रहा है, किस तरह से इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है। इंटर स्टेट मतलब इंडिया के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेशन हो रहा है। तो इनमें आप मेल फीमेल का रेशियो देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम फीमेल वाला चेक करते हैं, तो ये वाला जो कलर है वो फीमेल का है ना। और इसमें हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि अर्बन टू अर्बन में माइग्रेशन हो रहा है ना। और सेकेंड नंबर पे कौन है, तो सेकेंड नंबर पे रूरल टू अर्बन है, थर्ड नंबर पे रूरल टू रूरल है, और फोर्थ नंबर पे अर्बन टू रूरल है। यानी सबसे कम महिलाएं अर्बन से रूरल की तरफ माइग्रेट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हम ये समझ पाते हैं सबसे कम महिलाएं अर्बन से रूरल की तरफ माइग्रेट कर रही हैं, देखो यहाँ भी नहीं है ये वाला ऑप्शन, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और बस यहाँ है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अर्बन टू रूरल में सबसे कम माइग्रेशन हो रहा है महिलाओं के द्वारा, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज विच द फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशंस। यानी यहाँ पे हमें नेम ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन या नेम ऑफ अर्बन सिटीज़ के बारे में हमें बताना है। और ये जो पॉपुलेशन साइज़ है ये किस तरह से होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े में हमें जाना है। चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, और इन्हें सफल करके दे रखा है। तो ये आप देखो NCERT में अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो इन्होंने 2001 का सेंसस दे रखा है। तो 2001 में आप देखो तो ग्रेटर मुंबई पहले है, देन कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो अगर इस डेटा का हम यूज़ करें 2001 वाला, जो कि पुराना डेटा है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो इसमें अहमदाबाद है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, देन चेन्नई है। तो अहमदाबाद पहले है, तो यहाँ पे सी करेक्ट है, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। तो क्वेश्चन यहीं से लिफ्ट किया गया है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या बनता है, ऑप्शन सी। बट ये क्वेश्चन जब CDS में पूछा गया ना 2019 में, तो यहाँ पे इन्होंने कहा 2011 का डेटा यूज़ करिए। NCERT तो रीप्रिंटेड हुई है, मतलब पुराना डेटा इन्होंने यूज़ करा है। बट 2011 में जब हम देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। ये सबसे प्रेजेंट डेटा मैंने लिखा है ताकि आप थोड़ा अवेयर रहें। अगर अभी आप देखो ना, तो न्यू दिल्ली का जो पॉपुलेशन एस्टिमेट है वो 30 मिलियन के आसपास है ना। कोलकाता में 22, मुंबई में 20, बेंगलुरु में 13, फिर चेन्नई 11, फिर हाजीपुर आता है, फिर हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत वगैरह। तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ पे, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, तो दिल्ली जो है वो नंबर 1 पे है, देन कोलकाता है, फिर मुंबई है, और फिर 5th में चेन्नई आता है। तो डिसेंडिंग में हमें लगाना है ना। तो सबसे बड़ा हम दिल्ली में जाएंगे, तो ये हट गया, ये हट गया। देन इसके बाद, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका जो आंसर इन्होंने दे रखा है ना, पहले मुंबई लिया है इन्होंने, फिर दिल्ली, उसके बाद इन्होंने लिया है कोलकाता को, फिर चेन्नई को। तो ऑप्शन बी इन्होंने करेक्ट दे रखा है। बट ये तो 2011 का डेटा है, बट 2025 में आप देखो तो न्यू दिल्ली टॉप पे है ना, सेकेंड में कोलकाता है, और मुंबई तो यहाँ पे थर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि वो किसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहे हैं। 2011 के अकॉर्डिंग मुंबई पहले है, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या सजेशन देना चाहूँगा, ये कि अगर 2011 का डेटा पूछ रहे हैं तो आप उनके साथ प्रिपेयर्ड रहो, बाकी न्यू सेंसस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। पर ये जो क्वेश्चन है वो हम साफ तौर से देख रहे हैं कि 2024 में इन्होंने पूछा है और डेटा इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाता है ना। बट ऑफिशियल आंसर इन्होंने सी ही दिया है क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ से फ्रेम करा है। तो दिस इज द आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस क्रॉप। कौन सा केस क्रॉप नहीं है, जूट, मिलेट, शुगर केन और पीनट। तो ये तो आसान सवाल है, ये तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मिलेट। तो मिलेट जो है वो कोई कैश क्रॉप नहीं है। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, वैसे क्रॉप जिन्हें सेल पर्पस के लिए मार्केट में उगाया जाता है, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं। तो जूट जो है एक तरह का कैश क्रॉप है, फाइबर वगैरह के लिए, बैग्स, रॉप्स, कारपेट्स में जो यूज़ होते हैं, है ना। तो एक तरह का इंडस्ट्रियल क्रॉप है ये। फिर मिलेट भी आप देखो तो ये एक कैश क्रॉप नहीं है, बल्कि
ये एक फूड क्रॉप है, तो ये मेजरली डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए उगाए जाते हैं सबसिस्टेंस फूड क्रॉप के नाम से। देन शुगर केन जो ये एक तरह का कैश क्रॉप है, क्योंकि शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए या इथेनॉल जैगरी वगैरह के लिए, है ना, तो ये भी एक तरह का कैश क्रॉप है। फिर पीनट भी एक तरह का कैश क्रॉप है। तो इस हिसाब से बी जो है करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। जल्दी हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।